पाठ तो हमने पढ़ लिया, समझ भी लिया, लेकिन अभ्यास कार्य थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ना? तो चलिए आज की ये वीडियो आप ही के लिए है। यहाँ हम संस्कृत के सभी प्रश्नों को आसान भाषा में समझते हुए उनका सीधा और सटीक उत्तर लिखना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये अभ्यास कार्य। प्रथमः पाठः वंदे भारत मातरम। प्रश्न संख्या 1। अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एकपदेन पदद्वयेन वा उत्तरम लिखन्तु। अर्थात नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर या तो एक पद में या दो पद में दीजिए। कहने का तात्पर्य यहाँ पर हमें वन वर्ड आंसर या टू वर्ड आंसर लिखना है। ओके, पहला प्रश्न है पर्वतराजः कः। पर्वतराज कौन है? उत्तर है हिमालयः। हिमालय हमारा पर्वतराज है, तो हमने वन वर्ड आंसर दे दिया है। अब अगला प्रश्न है समुद्रः कस्याः चरणौ प्रक्षाल्यति। समुद्र किसके चरण धोता है? तो आंसर है भारत मातुः। समुद्र भारत माता के चरणों को धोता है। अगला प्रश्न त्रिवर्णयुतः ध्वजः कुत्र विलसति। तीन रंगों से युक्त ध्वज कहाँ सुशोभित होता है, कहाँ विराजता है? तो उत्तर है भारत मातुः हस्ते। अगला प्रश्न ध्वज स्थितः केशरवर्णः अस्मान् किं वक्तुं प्रेरयति। ध्वज में स्थित जो केसरिया रंग है वह हमें क्या कहने के लिए प्रेरित करता है? तो उत्तर है जयतु सैनिकः, यानी जय जवान कहने के लिए प्रेरित करता है। कृषक बांधवाः भारत भूमिम कैः सिंचन्ति। कृषक बंधु भारत भूमि को किससे सींचते हैं? पाठ में इसका उत्तर दिया हुआ है स्वेद बिंदु भी, अपने पसीनों की बूंदों से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केशाम धवलम यशः राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति। केशाम अर्थात किनका धवल यश, बहुत चमकीली प्रसिद्धि राष्ट्रध्वज के मध्य सुशोभित हो रही है। तो पाठ के आधार पर इसका उत्तर है वैज्ञानिक का नाम। अगला प्रश्न है सूर्यः कम विना नित्यम संचरति। सूर्य किसके बिना हमेशा चलता ही रहता है? तो उत्तर हुआ विरामम विना, अर्थात सूर्य विराम के बिना हमेशा चलता ही रहता है, संचरण करता रहता है। अब प्रश्न संख्या 2 है अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु। पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में यानी कंप्लीट सेंटेंस में उत्तर बनाकर यहाँ हमें लिखना है। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पवित्र नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो उत्तर है गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादयः पवित्रः नद्यः सन्ति। अगला प्रश्न है विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः किमर्थम् आगच्छन्ति। अर्थात विविध यानी विभिन्न नगरों के लोग इसलिए आते हैं। तो उत्तर है तीर्थ क्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयितुं विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः आगच्छन्ति। तीर्थ क्षेत्रों की पवित्र धूल को अपने माथे पर लगाने के लिए अलग अलग प्रदेशों के लोग आते हैं। अगला प्रश्न है धर्म चक्रम कम भाव बोधयति। अर्थात धर्म चक्र किस भाव का बोध यानी ज्ञान करवाता है? उत्तर है धर्म चक्रम चलनीयम कर्तव्य पथे वै न विरम सततम चल इति भावम बोधयति। अर्थ हुआ कि धर्म चक्र हमेशा अपने कर्तव्य के पथ पर चलने के लिए, कभी न रुकने के लिए, हमेशा क्रियाशील रहने के लिए, प्रगतिशील रहने के लिए इस भाव का ज्ञान कराता है। अगला प्रश्न है कृषक बांधवानां परिश्रमेण भारत भूमि ही कथम संजाता। अर्थात कृषक भाइयों के परिश्रम से, मेहनत से भारत भूमि कैसी हो जाती है? तो उत्तर है कृषक बांधवानां परिश्रमेण भारत भूमि ही हरितवर्णमयी समृद्धा तस्य श्यामला च संजाता। विज्ञानस्य केषु क्षेत्रेषु भारतीयैः यशः प्राप्तम्। विज्ञान के किन किन क्षेत्रों में भारतीयों ने यश प्राप्त किया है? तो हमारा उत्तर होगा अणुशास्त्रे, संगणक शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्रे, अंतरिक्ष शास्त्रे, आयुध शास्त्रे इत्यादिषु क्षेत्रेषु भारतीयैः यशः प्राप्तम्। और अंतिम प्रश्न है अन्तः सर्वे किम गीतम गायन्ति। अंत में सभी ने कौन सा गीत गाया? उत्तर अन्तः सर्वे गीतम गायन्ति वयम बालका भारत भक्तः, वयम बालिका भारत भक्तः, वयम ही सर्वे भारत भक्तः पृथ्वीं स्वर्गम जेतुम शक्तः। हम सभी बालक भारत माता के भक्त हैं, हम सभी बालिकाएं भी भारत माता की भक्त हैं, हम सभी लोग भारत माता के भक्त हैं जो पृथ्वी और स्वर्ग दोनों को जीतने की शक्ति रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है रेखांकितानि पदानि आश्रित्य उदाहरणानुसारम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। यानी हमें रेखांकित किए गए शब्द के आधार पर जो उदाहरण दिया गया है उसी के अनुसार प्रश्न का निर्माण करना है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है अस्माकम वत्सला भारत माता, यानी हमारी प्रिय ममतामयी भारत माता। तो रेखांकित पद है अस्माकम,
अस्माकम के आधार पर अगर हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो हम कहेंगे किन की प्यारी भारत माता, तो उसके लिए हम लिख देंगे केशाम वत्सला भारत माता और प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो इसी तरह अब हम आगे के प्रश्न तैयार करते हैं। पहला वाक्य है समुद्रः भारत मातुः चरणों प्रक्षाल्यति। समुद्र भारत माता के चरणों को धोता है। रेखांकित पद है भारत मातुः, तो हमें प्रश्न कैसे बनाना होगा कि समुद्र किसके चरणों को धोता है, तो हम लिखेंगे समुद्रः कस्यः चरणौ प्रक्षाल्यति। समुद्र किसके चरणों को धोता है। इसी तरह अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वाक्य दिया गया है जनाः तीर्थ क्षेत्राणाम धूलिम ललाटे स्थापयन्ति। लोग तीर्थ क्षेत्रों की धूलि को ललाट पर लगाते हैं। ललाटे को रेखांकित किया गया है, तो इसके आधार पर हम प्रश्न बनाएंगे कि लोग तीर्थ क्षेत्रों की धूल को कहाँ लगाते हैं, तभी तो उत्तर बनेगा ना कि ललाट पर लगाते हैं। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, जनाः तीर्थ क्षेत्राणाम धूलिम कुत्र स्थापयन्ति। ललाटे के स्थान पर हम कुत्र लिख देंगे। ओके, अब अगला वाक्य है वीरः भारत मातुः सर्वदा सेवां कृतवन्तः। वीर हमेशा भारत माता की सेवा करते हैं, तो रेखांकित पद है वीरः, तो हम प्रश्न कैसे निर्माण करेंगे, कौन भारत माता की रक्षा करता है, तो हम लिखेंगे के भारत मातुः सर्वदा सेवां कृतवन्तः, अर्थात भारत माता की सेवा कौन करता है। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। जयतु कृषकः इति वक्तुम् अस्मान् प्रेरयति। जयतु कृषकः, यह वाक्य हमें प्रेरित करता है। रेखांकित पद है अस्मान्, तो हम प्रश्न निर्माण कैसे करेंगे, जयतु कृषकः इति वक्तुम् कान् प्रेरयति। ठीक है, अगला वाक्य है नदी कष्टानि सहमाना प्रवहति। नदी कष्टों को सहन करते हुए भी बहती रहती है, तो नदी है हमारा रेखांकित पद, तो हम प्रश्न का निर्माण करेंगे कि कौन कष्टों को सहते हुए बहता रहता है। नदी के स्थान पर हम लिख देंगे का कष्टानि सहमाना प्रवहति। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमें वाक्य दिया गया है वयम गौरव वर्धनार्थम प्रयत्नम कुर्मः। हम गौरव वर्धन करने के लिए यानी देश का मान बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो प्रयत्नम हमारा रेखांकित पद है, तो इसके आधार पर प्रश्न निर्माण होगा कुछ इस तरह, वयम गौरव वर्धनार्थम किम कुर्मः। हम गौरव वर्धन करने के लिए क्या करते हैं। अगला प्रश्न है अधः प्रदत्तानां शब्दानां उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानेषु रूपाणि लिखन्तु। अर्थात नीचे दिए गए शब्दों को उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों में लिखना है, और किसके आधार पर लिखना है, जो यहाँ साइट में विभक्तियाँ दी हुई है उसके आधार पर। पहला उदाहरण हमें दिया गया है चरणम चरणौ। अब द्वितीय विभक्ति के आधार पर हमें इसका बहुवचन लिखना है, चरणान, चरणम चरणौ चरणान। ठीक है, इसी तरह नदी शब्द का प्रथमा विभक्ति के आधार पर हमें द्विवचन लिखना है, जो होगा नदी नद्यौ नद्यः। ओके, अब बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ, जहाँ सप्तमी विभक्ति के आधार पर हमें ललाट शब्द का द्विवचन और बहुवचन बनाना है। एक वचन हमें दिया गया है ललाटे, तो द्विवचन होगा ललाटयोः और बहुवचन होगा ललाटेषु। अब आगे बढ़ते हैं। चतुर्थी विभक्ति के आधार पर हमें देश शब्द का द्विवचन और बहुवचन बनाना है। एक वचन है देशाय, द्विवचन होगा देशाभ्याम और बहुवचन होगा देशेभ्यः। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। प्रथमा विभक्ति के आधार पर हमें चक्र शब्द का द्विवचन बनाना है, जो होगा चक्रम चक्रे चक्राणी। ध्यान दीजिए, यह अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, तो यहाँ पर एक वचन है चक्रम, द्विवचन चक्रे और बहुवचन होगा चक्राणी। चक्रम चक्रे चक्राणी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तृतीय विभक्ति के आधार पर हमें वैज्ञानिक शब्द का एक वचन और द्विवचन बनाना है, तो उत्तर होगा वैज्ञानिकेन वैज्ञानिकाभ्याम वैज्ञानिकैः। ठीक है, अब प्रथमा विभक्ति के आधार पर अहम शब्द का एक वचन दिया हुआ है, द्विवचन और बहुवचन हमें बनाना है, जो होगा अहम आवाम वयम। ठीक है, अंतिम शब्द है षष्ठी विभक्ति के आधार पर विज्ञान शब्द के द्विवचन और बहुवचन बनाने हैं हमें, जो है विज्ञानस्य विज्ञानयोः विज्ञानानाम्। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। अधः प्रदत्तानि वाक्यानि पठित्वा मातृभाषायां प्रांतीय भाषायां आंग्ल भाषायां वा अनुवादं कुर्वन्तु। अर्थात नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर उनका अनुवाद हमें या तो अपनी मातृभाषा में करना है या प्रांतीय भाषा अर्थात आप भारत के जिस भी हिस्से में रहते हैं वहाँ की भाषा के आधार पर, या आंग्ल भाषा अर्थात अंग्रेजी भाषा में इन वाक्यों का अनुवाद करना है। तो हम मातृभाषा हिंदी में इन वाक्यों का अनुवाद करेंगे। पहला वाक्य है भारत भूमौ पवित्राः नद्यः प्रवहन्ति। तो इसका हिंदी अनुवाद होगा भारत भूमि में पवित्र नदियाँ बहती हैं। अगला वाक्य है भारतस्य मस्तके हिमालयः मुकुट रूपेण शोभते। तो इसका हिंदी अनुवाद है भारत के मस्तक पर
हिमालय मुकुट के रूप में सुशोभित हो रहा है। अब हम बढ़ते हैं अगले वाक्य की तरफ। भारत भूमौ श्रेष्ठः पर्वतः विराजन्ते, अर्थात भारत भूमि पर श्रेष्ठ पर्वत विराजमान है। हमारा अगला वाक्य है राष्ट्रध्वजे केशरः श्वेतः हरितः च वर्णाः सन्ति। इसका हिंदी अनुवाद होगा राष्ट्रध्वज में केसरिया, सफेद और हरा रंग है। अंतिम वाक्य है वयम भारते जन्म प्राप्तवन्तः। तो इसे हिंदी में हम इस प्रकार अनुवादित करेंगे, हमने भारत में जन्म लिया। इसी के साथ हमारा प्रश्न संख्या 5 पूर्ण होता है। प्रश्न संख्या 6, अधः प्रदत्तानां शब्दानां उदाहरणानुसारं विभक्तिं वचनं च लिखन्तु, अर्थात नीचे दिए हुए शब्दों के विभक्ति और वचन हमें लिखने हैं जैसा कि उदाहरण में दिया गया है। तो पहला उदाहरण है भारत माता, यह हमारा शब्द है, तो इसकी विभक्ति है प्रथमा विभक्ति ही और वचन है एक वचन। ठीक है, इसी तरह हमें आगे के शब्दों का भी विभक्ति और वचन बताना है। तो शब्द है नद्यः, यह किस शब्द का रूप है? शाबाश, यह नदी शब्द का बहुवचन है। ठीक है, और विभक्ति कौन सी है? प्रथमा विभक्ति। तो उत्तर हुआ प्रथमा विभक्ति ही बहुवचनम। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं हम। ललाटे, इस शब्द में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति और वचन है एक वचन। ठीक है, अब अगला शब्द है तीर्थ क्षेत्राणाम, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति और बहुवचन है। देशस्य, यहाँ कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति और एक वचन। ठीक है, बलिदानम, यहाँ द्वितीय विभक्ति और एक वचन है। अगला शब्द है कृषिवल बांधवाः, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का बहुवचन शब्द रूप है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला शब्द जो कि है असमान। असमान में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति और बहुवचन। अंतिम शब्द है क्षेत्रेषु, जिसमें सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। तो इसी के साथ हमारा प्रश्न संख्या 6 भी पूर्ण होता है। प्रश्न संख्या 7 में कहा गया है पाठे प्रयुक्तानि क्रियापदानि रिक्त स्थानेषु लिखन्तु, अर्थात पाठ में प्रयोग किए गए क्रियापदों को इन रिक्त स्थानों में लिखना है हमें। क्रियापद मतलब जो एक्शन वर्ड्स हैं, संस्कृत में हम इन्हें धातु रूप कहते हैं। तो जितने भी हमारे क्रियापद हैं धातु रूप हैं, या इंग्लिश में मैं बताऊँ एक्शन वर्ड्स हैं, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। इन सिंपल वर्ड्स, जिन भी शब्दों को पढ़कर हमें यह पता चल रहा है कि यहाँ पर कुछ काम हो रहा है, वो सभी पद हम यहाँ पर एक एक करके लिखते जाएंगे। तो पहला पद जो हम लिखेंगे वो है भवामः। अगला क्रियापद है जानीमः। इसी तरह पाठ में से हम और क्रियापदों को छांट रहे हैं। प्रक्षाल्यति, विराजन्ते, प्रवहन्ति, आगच्छन्ति, प्रयच्छन्ति, प्रेरयति, अस्ति, सिंचन्ति, कुर्मः, गायामः, प्रयच्छति और विलसति। तो इस तरह हमने पाठ में प्रयुक्त हुए कुछ क्रियापदों को छांटकर यहाँ पर लिखा है। आप इन्हें या इसी तरह और भी क्रियापदों को छांटकर अपने उत्तर में लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 8 में हमें कहा गया है अधः प्रदत्तानां क्रियापदानां त्रिषु पुरुषेषु त्रिषु वचनेषु च लट लकारस्य रूपाणि लिखन्तु, अर्थात नीचे दिए गए क्रियापदों को तीनों पुरुष अर्थात प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, त्रिषु वचनेषु अर्थात एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, लट लकारस्य रूपाणि लिखन्तु, यानी इनके हमें लट लकार के रूप बनाने हैं। ठीक है, तो पहला शब्द जो हमें दिया गया है वह है भू धातु से बना हुआ भवती शब्द। अब हमें इसके द्विवचन और बहुवचन बनाने हैं जो कि इस प्रकार होंगे भवती, भवतः, भवन्ति। मध्यम पुरुष में इसके रूप होंगे भवसी, भवथः, भवथ। उत्तम पुरुष के रूप होंगे भवामी, भवावह, भवामः। अब हमें दूसरा उदाहरण दिया गया है। प्रथम पुरुष एक वचन में धातु रूप है अस्ति, जिसका अर्थ होता है, जो अस धातु से बना है। तो इसका द्विवचन में रूप होगा स्तः और बहुवचन में सन्ति, अर्थात अस्ति, स्तः, सन्ति। मध्यम पुरुष में असि, स्थः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः। तीसरा उदाहरण हमें दिया गया है इच्छामः। उत्तम पुरुष बहुवचन, जिसका अर्थ है हम इच्छा करते हैं। यहाँ इच्छ धातु है। प्रथम पुरुष में एक वचन में इसका रूप होगा इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति। मध्यम पुरुष में इच्छसि, इच्छतः, इच्छत और उत्तम पुरुष में इच्छामि, इच्छावह, इच्छामः। इसी प्रकार चौथा उदाहरण हमें दिया गया है आगच्छन्ति। प्रथम पुरुष बहुवचन जो गच्छ धातु से बना है, तो इसका एक वचन होगा आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति। मध्यम पुरुष आगच्छसि, आगच्छतः, आगच्छत और उत्तम पुरुष आगच्छामि, आगच्छावह, आगच्छामः।
तो इसी के साथ हमारे पहले पाठ वंदे भारत मातरम का अभ्यास कार्य संपूर्ण होता है। गुरुकुल में शिक्षा केवल विषय की ही नहीं बल्कि संस्कारों की भी होती है। अगर आपको आज का यह वीडियो सार्थक लगा तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी संस्कृत भाषा बहुत आसान लगने लगे। और आने वाली हर वीडियो को देखने के लिए मेरा यह चैनल गुरुकुल लेगेसी बाय नीतू राठौड़ सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। राम राम।